स्ट्रक्चर ऑफ द थीसिस राइटिंग। तो थीसिस राइटिंग से पहले क्या क्या चीज़ें हमें देख लेना चाहिए, कौन से सेक्शंस में हम डिवाइड कर रहे हैं ओवरऑल कंटेंट को, तो उस पर आज हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। I hope the screen is visible to everyone. जी सर, your voice is completely visible. Yes sir. Okay, तो जब हम लोग थीसिस लिखने का सोचते हैं, आई नो इट इज टू अर्ली फॉर एनी वन ऑफ अस टू थिंक दैट वी शुड नॉट थिंक अबाउट राइटिंग थीसिस, बट स्टिल ये हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि हम थीसिस को जब लिखेंगे तो किस सोच से लिखेंगे। इट इजंट कि हम थीसिस पहले दिन से लिखना शुरू कर दें, बट हाँ ये भी नहीं होना चाहिए कि थीसिस हम अंतिम के साल में लिखना शुरू कर रहे हैं। इट इज ऑलवेज गुड प्रैक्टिस टू बिगिन राइटिंग, ताकि लिखते लिखते भी हम थोड़ा सा परफेक्शन लें अपने लिखने के आर्ट में, स्किल में, क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन द मोर यू विल राइट, धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी समझदारी भी उस पर्टिकुलर लिटरेचर। entire thesis can be divided into abstract, introduction, review of literature, methods, फिर रिजल्ट या फाइंडिंग, डिस्कशन और कंक्लूजन से हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, अपेंडिसेस ऐड हो जाते हैं। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट कब लिखना चाहिए, सबसे पहले लिखना चाहिए या सबसे लास्ट में लिखना चाहिए? लास्ट में। Can you put yourself on mute, please? सर, जो अब्स्ट्रैक्ट होता है वो होल रिसर्च पेपर या रिसर्च प्रपोजल की एक समरी होती है, और सर कोई भी समरी लास्ट में ही लिखी जाती है, क्योंकि सर हम पहले क्या बता पाएंगे, पहले क्या ये बता पाएंगे कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, हम क्या अलाउ करना चाह रहे हैं और क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग रही, वो तो करने के बाद ही पता चलेगा होल ओवर। तो सर वो लास्ट में ही होती है। हेलो, जस्ट अ मिनट, कुछ नेट का इशू था। ओके, मुकेश इज सेइंग कि लास्ट में लिखना था, एंड मैंने पहले भी ये डिस्कशन किया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है। एब्स्ट्रैक्ट इज अ प्रेसी ऑफ व्हाटएवर यू हैव एक्चुअली डन इन योर थीसिस। इट इज अगेन अ समरी ऑफ योर एंटायर थीसिस। तो हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा मुझे इसको लास्ट में ही लिखना चाहिए, ठीक है। एंड क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट टिल द लास्ट पॉइंट मुझे सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, चाहे हम रिसर्च पेपर की बात करें, चाहे हम थीसिस की बात करें, वो सारी चीज़ें उसमें आनी चाहिए। तो योर एब्स्ट्रैक्ट शुड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस इन केस यू आर राइटिंग इट फॉर इवन अ रिसर्च पेपर। तो आप जब रिसर्च पेपर भी लिख रहे हैं तो आपके रिसर्च पेपर में जब एब्स्ट्रैक्ट आता है तो आप अपने एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। इफ यू लुक एट टॉप नॉच जर्नल्स जैसे एमरल्ड एंड ऑल है, इनका एब्स्ट्रैक्ट का स्टाइल भी बहुत क्लियर है। उनका एब्स्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि एक पैराग्राफ है, उनका एब्स्ट्रैक्ट यूजुअली डिवाइडेड होता है अपने ही छोटे छोटे सेक्शंस में। इट इज लाइक पूरा रिसर्च पेपर है, उस रिसर्च पेपर के छोटे छोटे सेक्शंस को हमने क्या किया, हमने एब्स्ट्रैक्ट में भी डाल दिया है और बहुत क्लैरिटी के साथ उनका एब्स्ट्रैक्ट मेंशन होता है। तो सिमिलर प्रैक्टिस हमें अपने थीसिस में भी करनी होगी। हमें क्या करना होगा, हमें कुछ सवालों का जवाब वहीं दे देना चाहिए। सवाल कौन से, व्हाट डिड यू डू, हाउ डिड यू डू इट, व्हाई वाज इट वर्थ डूइंग, व्हाट वर द की रिजल्ट्स एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस। क्यों, यू नो भाई, जब हमारी कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो सबसे पहले क्या मांगा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट मांगा जाता है, इजंट इट? कि सीधा सीधा पेपर ही मांग लिया जाता है कॉन्फ्रेंस। इफ यू सी कॉन्फ्रेंस पहले एब्स्ट्रैक्ट मांगा जाता है, और अगर बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंसेस हो तो हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो जाए। रिजेक्ट इस कारण हो जाएगा क्योंकि अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट में आपका टॉपिक बहुत पुराना है या बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टडी नहीं हुई है या आपने बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं एक्सप्लेन किया हाउ इज इट योर रिसर्च
is going to add any sort of contribution to the existing research. तो अगर हमारे abstract में ये 5 सवालों के जवाब हैं कि क्या है, क्या किया गया है, क्यों करना जरूरी था, सिग्निफिकेंस क्या है एंड रिजल्ट क्या थे, ठीक है, तो ये at the end of the day, you have to understand that abstract usually is written in the end. So in case you have written a very good research paper, लेकिन आपने abstract बहुत ही हल्का रख रखा है, तो शायद abstract के कारण आपका फर्स्ट लेवल ऑफ रिजेक्शन हो चुका होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सारा कंटेंट पढ़ने से पहले ही लोग abstract पढ़ते हैं. If you have written your or crafted your abstract very well, maybe that is first step towards moving on to a research paper. जब एडिटर पढ़ता होता है तो पहले abstract जरूर से पढ़ेगा. सेकेंड इज इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू. ठीक है, कहीं कहीं आप थीसिस में देखेंगे कि इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू कंबाइन कर दिया गया है, और लिटरेचर रिव्यू कुछ कंपोनेंट आपको इंट्रोडक्शन में दिखेगा. आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड कि कुछ स्टडीज आप अपने क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में ही मेंशन कर देते हैं. क्यों मेंशन करते हैं? ताकि हम ये बता पाए कि ये सिचुएशन करेंटली इस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ इकोनॉमी में है, इस पर्टिकुलर कंट्री में है, या एग्जिस्टिंग रिसर्च में है. सिचुएशन जब बता रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को हम क्या करते हैं, हम कोट कर देते हैं, और जब हम कोट करने की बात करते हैं तो हम लिटरेचर रिव्यू ही बताते हैं. तो लिटरेचर रिव्यू somehow also takes a certain portion of your introduction, and इस कारण ये सेक्शन यूजुअली क्लब करके मैं बता रहा हूँ. हालांकि थीसिस जब हम लोग मेंशन करते हैं तो इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू सेपरेट ही होता है. अब सवाल ये आता है कि इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा होना चाहिए या नहीं. मेरा यही मानना है, अगर हमें थीसिस राइटिंग को सेक्शंस में डिवाइड करना है तो इंट्रोडक्शन शुड बी गुड इनफ एंड वर्थ रीडिंग. तो आप अपने इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू को सेग्रीगेट ऐसे करिए कि इंट्रोडक्शन एक इनकैप्सुलेट फॉर्म दे दे उस पर्टिकुलर टाइम का, उस पर्टिकुलर सिचुएशन का, कि जिस सिचुएशन में वो पेपर या थीसिस लिखी गई है. और लिटरेचर रिव्यू से आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जो रिसर्चेस हुई हैं उनको मेंशन करिए. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग का प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये थी कि मार्केटिंग वाज गेटिंग वेरी कॉस्टली, रीच सब जगह नहीं था, डिजिटल जो है वो एडवेंट नहीं आया था कंट्री में. धीरे धीरे स्मार्टफोन्स आए, नेट पैक्स आने लगे, थोड़ा सा सस्ता हुआ तो इंटरनेट बिकेम एक्सेसिबल, एंड दैट इज व्हाट डिजिटल मीडिया केम इनटू सॉल्यूशन मोड. तो आपको क्या रिसर्च, आपको इंट्रोडक्शन में ये बताना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे थी, ठीक है, सिचुएशन कंट्री में क्या था, एंड कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आया है. लिटरेचर रिव्यू में आप ये बताएंगे कि आखिर कैसे प्रॉब्लम को डिजिटल मीडिया सॉल्व कर सकता है, उस पर कौन कौन सी रिसर्चेस हुई हैं. तो उस रिसर्च को इंट्रोडक्शन से जब आप रिलेट करेंगे तो समहाउ वो दोनों चैप्टर क्या हो जाएंगे, सिंक में हो जाएंगे. सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग एन इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू, इट शुड ऑलवेज बी इन वन गो. अब बात ये आती है कि क्या हमें इंट्रोडक्शन पहले लिखना चाहिए. आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट इंट्रोडक्शन शुड बी रिटन एट लास्ट, बट आप इंट्रोडक्शन पहले लास्ट में लिखेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन के जो की एरियाज हैं आपको हमेशा वो पहले से ही सेग्रीगेट करके रख लेने चाहिए. कंटेंट जो भी आपका टेबल ऑफ कंटेंट होगा उसको आप क्या करेंगे, आप डिटेल सेक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे कि एग्जैक्टली मुझे अपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड करना है, सिमिलरली मुझे लिटरेचर रिव्यू में क्या क्या सेक्शंस इंक्लूड करने हैं. ठीक है, जब मेरे पास डिटेलिंग हो जाएगी कि लिटरेचर रिव्यू में ये चीज़ें आनी है और इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें आनी है, तो हम आपस में क्या कर सकते हैं, हम रिलेट कर पाएंगे कि ऐसे ही क्रोनोलॉजी मुझे फॉलो करनी है. राइट, सो इंट्रोडक्शन शुड टॉक अबाउट द सिचुएशन, लिटरेचर रिव्यू शुड टॉक अबाउट द रिसर्च which will corroborate or endorse your existing implication for your study. आप कोई स्टडी ले रहे हैं, लेकिन स्टडी को कैसे आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप वैसे ही बताने की कोशिश करेंगे जैसे दी हुई है. अब यहाँ देखते हैं, इंट्रोडक्शन शुड आउटलाइन द बैकग्राउंड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अ ब्रॉडर एरिया ऑफ स्टडी. सो इफ यू आर डूइंग इट इन ऑन डिजिटल मीडिया तो आप
एडवर्टाइजिंग बता रहे हैं, एंड एडवर्टाइजिंग से आप डिजिटल मीडिया पे पहुंच रहे हैं. What you intend to contribute to the understanding of the topic, सिचुएशन बताएंगे, एंड फिर हम बताएंगे कि ऐसे ही मेरी स्टडी जो है उस पर्टिकुलर एरिया को वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड मेरी स्टडी से कौन से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी सॉल्व हो पाएंगे. एंड ऑब्वियसली बात है, सबका एक अपना परसेप्शन होता है, सबकी एक अपनी मेथोडोलॉजी होती है. तो आप इंट्रोडक्शन में ज़रूर से जिक्र करेंगे कि आप आगे कैसे प्रोसीड कर रहे हैं. लिटरेचर रिव्यू इज गिवन, ठीक है, एंड दैट हैज टू बी मोल्डेड एज पर योर नीड एंड डायरेक्शन. बट इंट्रोडक्शन में आपको ज़रूर से मेंशन कर देना है कि सिचुएशन ये है, मेरे एक्सपीरियंसेस ये बताते हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस से हमने ये मेथड यूज करने की कोशिश आगे की है, जो कि हम ऑब्वियसली थर्ड चैप्टर में इंक्लूड करेंगे. लिटरेचर रिव्यू क्या करेगा? लिटरेचर रिव्यू उसी एरिया, चाहे हम एडवर्टीजमेंट की बात करें, चाहे डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मीडिया की बात करेंगे, हम ये कोशिश ज़रूर से करेंगे बताने की कि इन पर्टिकुलर एरियाज में रिसर्च कैसे हुई है. अब सवाल आता है कि क्या मुझे क्रोनोलॉजी फॉलो करनी चाहिए या मुझे स्टोरी फॉर्म करना चाहिए. आई ऑलवेज बिलीव कि आप स्टोरी फॉर्म में लिखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टोरी फॉर्म हेल्प्स टू गिव एन अंडरस्टैंडिंग कि प्रॉब्लम कहाँ से आई है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया है. रिसर्च पेपर्स में मैक्सिमम केसेस में इफ यू विल सी, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों ने ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश की है. अगर आप थीसिस में सोचते हैं तो थीसिस में देयर इज वन वे विच यूजुअली मोस्ट थीसिस में जब आप देखेंगे तो वही फॉलो होता है. फॉलो ये होता है कि हमने अपने थीसिस को सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, और हर सेक्शन लिटरेचर रिव्यू को डिवाइड कर दिया सेक्शंस में, और हर सेक्शन में हमने क्या किया, हमने हर सेक्शन में डिवाइड कर दिया क्रोनोलॉजी के फॉर्मेट में कि इस ऑथर ने 2019 में ये बताया, इस ऑथर ने 2019 के लास्ट में बताया, फिर 2020 में बताया है, 2021 में, एंड सो फॉर्थ. व्हाट हैपेंस इज क्रोनोलॉजी इज फॉलोड, ठीक है. एंड दिस इज फार इजियर मेथड अगर हम थीसिस की बात करें. तो इंट्रोडक्शन हो गया. इंट्रोडक्शन सिंह किस में आ गया? लिटरेचर रिव्यू में आ गया. लिटरेचर रिव्यू के बाद हम आते हैं मेथड्स में. मेथड्स इज इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग यूजुअली रिसर्च मेथोडोलॉजी भी बताते हैं. तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए? हमें आना चाहिए कि हम रिसर्च डिज़ाइन क्या यूज़ कर रहे हैं, हम सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या यूज़ कर रहे हैं, हमारे रिस्पोंडेंट या पार्टिसिपेंट्स क्या होंगे, हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, whether it is a schedule, whether it is a questionnaire, whether it is going to be a case study format, and what are the procedures, how you are using the data. आप डेटा कोलेट कैसे कर रहे हो, और डेटा कोलेट करने के बाद आप क्या सॉफ्टवेयर यूज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है. ये सारी चीज़ों को सिर्फ लिखना ही नहीं है, उसका जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन भी देना चाहिए. अगर आप यूज कर रहे हो SPSS, अगर आप यूज कर रहे हो MS Excel, I'll always believe कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो, बट सॉफ्टवेयर इज ओनली वन टूल. उस टूल से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर उस टूल को लगाने का इंटेंशन क्या है. Everything is available and everything is easily leveraged by technology, but we must understand that at the end of the day there needs to be a proper justification as to why we are using a particular research method also. ठीक है, ये बात क्लियर सबको? ओके, इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर की भी बात आती है. Regardless of structure, the method section should explain how you collected and analyzed the data. आपने डेटा कैसे कलेक्ट किया, कैसे एनालाइज किया, एंड उसमें आपने क्या रेपिटेटिव मेजर्स या रेपिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड यूज किया है या नहीं किया है. आपने उस डेटा से अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने की कोशिश की है, एंड जो आपने अप्रोच किया, जैसे सपोज मैंने सैम्पलिंग में यूज किया है जजमेंट मेथड, या मैंने कन्वीनियंट सैम्पलिंग यूज किया, या मैंने रैंडम सैम्पलिंग यूज किया, या स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग यूज की है, या मैंने रिसर्च डिजाइन क्वालिटेटिव से स्टार्ट किया और क्वांटिटेटिव पे जाके कंप्लीट की, या मैंने एक्सप्लोरेटरी से स्टार्ट किया, डिस्क्रिप्टिव या कंक्लूसिव पे स्टडी कंप्लीट की. You have to explain, giving the justification of each and everything. अगर आप justify ही नहीं कर पा रहे हो, say I used judgment sampling in my PhD, so I had the backing to support कि मैंने judgmental sampling क्यों यूज की थी. एंड वो सैम्पलिंग अगर आप यूज कर रहे हैं या कोई भी सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं, तो आपको अगर ये पॉसिबल हो जाए
कि हम उस पर्टिकुलर सैम्पलिंग को जस्टिफाई कर पाए यूजिंग सम सर्टेन डेटा बिकम्स योर वर्क लिटिल इजी। क्वालिटेटिव स्टडी में जब सैम्पल साइज हम लोग ढूंढ रहे होते हैं तो हमें जल्दी मिलता नहीं है, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम सैम्पल साइज एग्जिस्टिंग क्या करते हैं, पुराने लिटरेचर यूज करते हैं और उसमें ये बताते हैं कि इससे पहले जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं उन्होंने सैम्पल साइज ये यूज किया, तो हम भी सैम्पल साइज ये यूज कर रहे हैं एज पर दी स्टडीज अडॉप्टेड बाय प्रीवियस रिसर्चर्स। अदरवाइज सैम्पल साइज कैलकुलेट करने के फॉर्म में हम लोग सैम्पल साइज का फॉर्मूला भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये हर जगह वैलिड नहीं होता। So what becomes valid is your choice, and your choice needs to be concrete. It cannot be very subjective. आप सब्जेक्टिव कर ही नहीं सकते, आप उसको ऑब्जेक्टिव करना ही पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव करने के लिए यह है कि वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग यू नीड टू बैकअप विद सर्टेन डेटा एंड विद सर्टेन कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन। रिजल्ट्स पे आते हैं। ओके, डेटा उठा लिया हमने, डेटा हमने डाल दिया सॉफ्टवेयर पे, सॉफ्टवेयर से सारा डेटा हमें रिजल्ट में आ गया, एनालिसिस हो गया, ठीक है। अब मैंने काफ़ी स्टैटिस्टिकल टूल लगा लिए, बाईवेरिएट भी लगा लिया, मल्टीवेरिएट भी लगा लिया, डिपेंडिंग अपॉन मेरा रिसर्च हाइपोथेसिस क्या था एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या था। जब मेरे पास स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स लग गए थे और मेरे पास रिजल्ट टैबुलर स्ट्रक्चर में आ गया या ग्राफिकल फॉर्मेट में आ गया, तो मुझे हर टूल लगाने से, सपोज आई एम अप्लाइंग अ काई स्क्वायर टेस्ट और मे बी आई एम अप्लाइंग अ टी टेस्ट और मे बी आई एम यूजिंग अ रिग्रेशन मॉडल और अ कोरिलेशन, और उसके आगे मैंने EFA या DFA लगा दिया, तो मुझे ये चीज़ इंश्योर करनी होगी कि मैं टूल लगाने से पहले उसको एक्सप्लेन करूं कि वो टूल का नेचर क्या है, क्या वो टूल वहाँ पे लग रहा है, और थर्डली मैं वहाँ पे ये ज़रूर से मेंशन कर दूं कि टूल लगाने के पीछे का आइडिया क्या है। You cannot just say that t-test was applied to find out the relationship between so and so variable. No, you need to also explain what is the t-test and why is it the only tool which needs to be adopted. समझा, हमें ये समझना है कि एक एवेल्युएटर है, एग्जामिनर है जो आपकी थीसिस पढ़ेगा, मे बी आपको सब कुछ पता हो, बट आपको ये मान के चलना है कि एग्जामिनर को हमें सब कुछ एक्सप्लेन करना है। जस्ट इमेजिन इफ यू आर एग्जामिनिंग अ रिसर्च रिपोर्ट जहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ टी टेस्ट इसका लगा दिया गया है, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू और इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एनी अदर रिसर्चर ऑल्सो, क्योंकि रिसर्चर के लिए तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना कि आखिर ये टूल लगा है, अच्छा इसी कारण लगा है। आपने कोई भी डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन को बैक करने के लिए आपको वहाँ पे उसका जस्टिफिकेशन देना अनिवार्य है। क्लियर? सेकेंड इज वी ऑल्सो नीड टू डिस्क्राइब द आउटकम ऑफ द एनालिसिस। एनालिसिस लग गया, नंबर्स आ गए, नंबर्स को मैंने एज इट इज रिपोर्ट अगर कर दिया, से सपोज out of 100 respondents 60% said yes and 40% said no, ठीक है, उसको मैंने समराइज फॉर्म में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज करके टेबल या ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। इज द वर्क कंप्लीटेड? आई थिंक इट इज नॉट, फॉर अ रीजन सिर्फ नंबर्स उसको कोड कर देते हैं कि 60% और 40% का ऐसा है, तो वहाँ पे बात खत्म नहीं होती। हमें क्या करना चाहिए, हमें एक स्टेप आगे करना चाहिए, हमें मेंशन करना चाहिए कि 60% जो हैं वो अगर यस बोल रहे हैं तो उसके पीछे का जो इम्प्लीकेशन या इंटरप्रिटेशन है, यू नीड टू इवन मेंशन द सेम थिंग देन एंड देयर, ठीक है। इम्प्लीकेशन जो आपका डेटा एनालिसिस वहाँ पे आपने टेबल लगाई है, उसको बैक आपने ग्राफ से भी किया है, वाई डू यू नीड टू शो इट टू सम अदर प्लेस की 60% का इम्प्लीकेशन यहाँ है। जब हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आउट ऑफ 100 रिस्पोंडेंट सर्वेड 60% said yes, 40% said no, it also needs an extension of the same statement where you need to justify that 60% said yes having certain implication with reference or context to your research study taken। तो आपने रिसर्च हाइपोथेसिस बना दी, ऑब्जेक्टिव बना दिया, ऑब्जेक्टिव के बाद आपने टेस्ट लगा दिया, टेस्ट लगाने के बाद आपके पास टेबल आ गई, टेबल में आपके रिजल्ट और आउटकम ऑलरेडी दे रखे हैं, लेकिन उस आउटकम किसी भी एक लेमन के लिए, किसी भी एग्जामिनर के लिए सिर्फ नंबर है, और नंबर इसी कारण है क्योंकि हमने सिर्फ नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम उस रिप्रेजेंटेशन को आर्टिकुलेट नहीं करेंगे, उस रिप्रेजेंटेशन को हम जस्टिफाई नहीं करेंगे या मेथडोलॉजी से मेंशन नहीं करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि हम उसको एक्सप्लेन भी कर पाए, ठीक है। फिर है डिस्कशन। डिस्कशन सेक्शन
इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने फाइंडिंग्स में उसको एक्सप्लेन तो कर दिया है, लेकिन हमने एक्सप्लेन क्या किया, हमने ये बताया कि 60% said yes and 40% said no। आगे हमें ये बताना चाहिए कि हमारे रिजल्ट से एक्सप्लेनेशन क्या है, एंड देन यू नीड टू कंपेयर, contrast and relate your results back to theory or findings of other studies। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, हम लिटरेचर रिव्यू में बैक जाएंगे। लिटरेचर रिव्यू में हमने काफ़ी स्टडीज मेंशन किए होंगे कि इन्होंने कोई एक पर्टिकुलर मॉडल लगाया होगा, इन्होंने भी कोई पर्टिकुलर मॉडल लगाया होगा, इन्होंने इस सिचुएशन में लगाया होगा, इन्होंने इस कंट्री में लगाया होगा। अब हम सेम मॉडल को क्या करेंगे, सेम मॉडल पे शायद मैंने भी कोई टूल या टेक्निक लगाया होगा, तो हम अपने रिजल्ट को कोरोबोरेट या हम अपने रिजल्ट को एक्सटेंड करेंगे उनकी रिजल्ट को लेके। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बिलीव मी, अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स गेट रिजेक्टेड जस्ट फॉर द फैक्ट दैट उनका जो डिस्कशन सेक्शन होता है या कंक्लूजन सेक्शन होता है काफी वीक होता है। मे बी उन्होंने काफी टूल्स लगा दी हैं फाइंडिंग्स में, लेकिन अगर डिस्कशन में हम ये बता दें कि मेरी स्टडी से जो नंबर्स आए हैं वो एग्जिस्टिंग स्टडी को रिलेट करते हुए कुछ नया कंट्रीब्यूट कर रही हैं या किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी को बैकअप कर रही हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, राइट। से मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी पे कोई स्टडी की है इंडिया में, मॉडल मैंने कोई जापान या न्यूजीलैंड का यूज़ किया है, तो अगर मैं ये बता दूं कि मेरी स्टडी से जो रिजल्ट आया है वो न्यूजीलैंड की स्टडी से भी लगभग सिमिलर है, मॉडल ऑलमोस्ट सिमिलर यूज होते हुए एक एक्सटेंडेड कंपोनेंट आ गया, तो somewhere down the line it adds to both places, one is your study and to the study which was conducted by some other person stating that the research was conducted in some other country। then you need to identify and explain any unexpected result। आप मान के चल रहे थे कि हम जीएसटी उठाएंगे और जीएसटी का इम्पैक्ट हर सेक्टर पे होगा, लेकिन जब हमने एनालिसिस किया तो पता चला कि जीएसटी का कोई इम्पैक्ट किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे था ही नहीं। लेट अस सपोज, दिस इज ऑल हाइपोथेटिकल, तो उसको भी हमें क्या करना होगा, हमको उसके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट या आउटलायर को एक्सप्लेन करना चाहिए कि व्हाट कुड बी पॉसिबल रीजन फॉर दैट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया, इसका ये मतलब नहीं कि उसको चेंज करके हमें उसको एक्सपेक्टेड रिजल्ट में कन्वर्ट करना, इट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज योर रिसर्च इज योर ओन रिसर्च, it is representative of the data you have taken, so there may be a probability कि आपका रिजल्ट वो अनएक्सपेक्टेड आए, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आने के बावजूद हम उसको चेंज नहीं करेंगे, हम उसको जरूर से ये मेंशन करेंगे कि आखिर वो रिजल्ट जो है डिफरेंट आने के क्या प्रोबेबिलिटी या क्या चांसेस हुए होंगे इस पर्टिकुलर रीजन के कारण। then we need to also identify any limitations to our research and any questions that our research was unable to answer। मैंने स्टडी की इसे फाइनेंशियल लिटरेसी पे, आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट अ मॉडल, लेकिन मुझे फैक्टर एनालिसिस लगाने के बाद कोई एग्जैक्टली मेजर फैक्टर्स निकले ही नहीं। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 7 to 8 फैक्टर्स निकलेंगे, लेकिन घूम फिर के सिर्फ 2 ही फैक्टर निकले, ठीक है। और मैंने सोचा था कि शायद 5 to 6 फैक्टर्स पे निकल के एक अच्छा सा मॉडल हो जाएगा, फाइनेंशियल मॉडल, लेकिन ऐसा बना नहीं। तो वो क्या है, वो हमारी रिसर्च का कुछ ऐसा पार्ट है जो कि मैंने आंसर नहीं किया। शायद रिसर्च ऑब्जेक्टिव था टू क्रिएट अ मॉडल, and at the end of the day I was not able to come up with certain tangible model which could have justified my research objective number 1। in that case also it is always very good to understand and to accept the limitations of a research, क्योंकि मॉडल मैंने रिसर्च ऑब्जेक्टिव में बोल रखा है तो मॉडल बनेगा वो जरूरी नहीं है। हमें यही करना चाहिए कि अगर नहीं बना है तो वहां पे हम ये जस्टिफिकेशन कर सकते हैं कि मॉडल कोई कॉन्क्रीट बना नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। हाउएवर दिस वाज द पॉसिबल इम्प्लीकेशन कि हम ये यूज कर सकते थे एज अ मॉडल। एंड हमारे रिजल्ट्स का सिग्निफिकेंस क्या है वो हमें जरूर से बता देना चाहिए कि आखिर आपके रिजल्ट से क्या इंटरप्रिटेशन आगे जाता है। कंक्लूजन बिकम्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रिजल्ट कंक्लूजन बताता है कि आप क्या चीज एंड कर रहे हो अपनी थीसिस को, किस पर्टिकुलर पॉइंट से। क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, एक तो हम ये बताएंगे कि डायरेक्शंस फॉर पॉसिबल रिसर्च, पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। मेन फाइंडिंग्स को हम क्या करेंगे, हम समराइज करेंगे, लिमिटेशंस को फिर से मेंशन कर देंगे, और ये जरूर से बताएंगे जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव मैंने इनिशियल लेवल पे डिसाइड किए थे, जिसका
मैंने काफ़ी जिक्र इंट्रोडक्शन और रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कर रखा था, उसको बनाते बनाते मैंने कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जस्टिफाई किया है. Okay, so this completes the first part of my research presentation. Any questions from your end? Shilpi. Shilpi. Shilpi has raised hand. Any questions from your end? सर आई हैव अ वन क्वेश्चन. Yes, सर Ekta. कंक्लूजन जो हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं सर, उसमें हम ये दिखा सकते हैं कि जैसे फॉरवर्डिंग हमने ये रिसर्च की है, तो इन द फ्यूचर की इससे रिलेट ये सारे रिजल्ट इसके हो सकते हैं, इसके और भी बेनिफिट हो सकते हैं, उसके बेनिफिट्स उसके प्रॉफिट्स के बारे में बता सकते हैं सर कि इस रिसर्च से ये परिणाम आ सकते हैं. देखो, अगर हम नंबर्स कोट कर रहे हैं तो नंबर्स हम उसी समय कोट कर सकते हैं जब तक हमें कोई डेटा बिल्कुल कॉन्क्रीट हो. अगर हमारे पास कोई डेटा कॉन्क्रीट नहीं है तो हम उसको सब्जेक्टिवली मेंशन कर सकते हैं कि इट में शो बेटर नंबर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बट हम ये नहीं लिख सकते हैं कि आगे जाके भी 50% से ही ग्रोथ होने वाली है. ये बताना शायद सही नहीं है, क्योंकि आप नंबर्स नहीं कोट सकते हो. क्योंकि नंबर्स कोड करने लगे तब तो शायद उस कोई भी वॉट एवर यूर राइटिंग हैज़ टू बी बैक्ड अप विद सर्टेन डेटा, इजंट इट? तो हम कुछ भी लिखें तो हम वही लिखें जिसको हम कहीं ना कहीं फैक्चुअली जस्टिफाई कर पाए. कंक्लूजन में हाँ ये ज़रूर से हम लिख सकते हैं कि ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव मीट हुआ है. आगे पॉलिसी मेकर्स के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं अगर वो कुछ पर्टिकुलर एक्शन बेनिफिशियल हो सकती है जी सर, सब्जेक्टिव फॉर्म में ही कि इसके ये भी परिणाम हो सकते हैं. जैसे सर अभी मैंने मतलब एक रिसर्च की थी, पॉल्यूशन पे एक एम्पिरिकल स्टडी की थी, तो उसमें मेरी तो सीमेंट इंडस्ट्री थी, बट आगे चलकर अगर हम इस रिसर्च को आगे बढ़ाएं तो मे बी अदर इंडस्ट्रीज जो होती हैं, हाइब्रिड इंडस्ट्री हो गई, पावर सप्लाई इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर अदर इंडस्ट्रीज हो गई, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है, वहाँ भी ये रिसोर्स वर्क कर सकते हैं. सर इस तरह के बिल्कुल इम्प्लीकेशन बिल्कुल. दिए जा सकते हैं. हाँ बिल्कुल किए जा सकते हैं, डेफिनेटली किए जा सकते हैं. रैदर एक चीज़ मैं ज़रूर से सजेस्ट करूँगा कि क्योंकि आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख रहे हो तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर को सीधा रिलेट कर दो अपनी फाइंडिंग्स से, जो रिजल्ट वाले सेक्शन होता है. क्योंकि रिजल्ट वाले सेक्शन में आपका कुछ रिजल्ट आया, ठीक है, और आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में भी रिसर्चर्स की जो वो थी, जो उनका कंट्रीब्यूशन था, उनको आप कहीं ना कहीं आपस में क्या कर सकते हो, रिलेट कर दोगे. व्हेन यू विल बी एबल टू रिलेट अ फ्यू लिटरेचर्स इन योर रिजल्ट सेक्शन, आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा. बहुत जल्दी वो एक्सेप्टेंसेस आते हैं अगर हम ये कर पाएँ. अगर आपने सर कंक्लूजन अभी तक देखा होगा, सॉरी रिजल्ट सेक्शन देखा होगा. यस सर सीखते. अभी तक हम लिटरेचर रिव्यू में तो मतलब सर जो मेरा अपना तरीका रहता था कि सबका अपना एक अलग तरीका, तो मैंने क्या तरीका चूज किया था, मान लीजिए जैसे प्रीवियसली कोई रिसर्च हुई है, मान लीजिए कि मैंने सीमेंट इंडस्ट्री किसी बंदे ने जो है अदर सोलर पावर प्लांट पे वर्क किया हुआ है, तो मैं ये लिखती थी सर कि माय रिसर्च इज डिफरेंट फ्रॉम दिस रिसर्च, ओनली आउटलुक आई टेक दिस, मतलब मैंने एक आउटलुक लिया हुआ है, मेरी रिसर्च डिफरेंट है. तो लिटरेचर रिव्यू हम इससे रिव्यू स्टार्ट ऑफ करते हैं. लिटरेचर, सी रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने के तो इन नंबर ऑफ मेथड्स हैं. इट ओनली डिपेंड्स अपॉन व्हाट क्लैरिटी यू आर प्रेजेंटिंग इनटू द एडिटर एंड द रिव्यूअर. अगर रिव्यूअर हो या एग्जामिनर हो, अगर जी उसे जी समझ में आ जा रहा है आप लिटरेचर से क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, तो योर वर्क इज जस्टिफाइड. कोई एक सेट पीस नहीं है या कोई एक सेट पैटर्न नहीं है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए. हमें जी वही बिल्कुल. फॉलो करना चाहिए जिससे हम एग्जामिनर को बता पाएँ कि यही रिसर्च क्या है. लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स गेट एक्सेप्टेड अगर आप बहुत नॉर्मल से क्रोनोलॉजी में बस एज इट इज लिटरेचर कॉपी कर लेते हो. लेकिन काफ़ी काफ़ी जगह पे आपको तो दिखेगा उसका कि कोई नहीं, मतलब आपको नहीं होता लिटरेचर है. स्टडी फॉर्मेट नहीं यूज़ करनी चाहिए. Hmm. थैंक यू सर. Divya has a question. Sir, for research paper, we should prefer to frame our questions for questionnaire. Yes, Divya, there are two parts. अगर हम questionnaire देख रहे हैं तो questionnaire क्या है? Questionnaire एक data collection instrument है. आपकी study
जो भी है, ठीक है। देखिए व्हाट इज दी स्टडी, किस फील्ड में स्टडी है आपकी? Sir, in HR, like work life balance. ह्यूमन रिसोर्सेज में वर्क लाइफ बैलेंस है, तो वर्क लाइफ बैलेंस पे एग्जिस्टिंग काफ़ी डेटा होगा अवेलेबल, काफ़ी लिटरेचर अवेलेबल होगा जो कि एग्जिस्टिंग क्वेश्चनर्स बना चुके होंगे। यू Yes, शुड sir. ऑलवेज you should always go through the questionnaires put up by authors in Indian context and other context। वर्क लाइफ बैलेंसेस पे आपको इंडियन रिसर्चर्स के भी मिल जाएंगे क्वेश्चनर, ठीक है, और एग्जिस्टिंग तुम्हारे बाहर के भी। उन क्वेश्चनर को पढ़ने की जरूरत क्यों है मैं बताता हूँ। उन क्वेश्चनर को पढ़ने से पता चलता है कि उन्होंने वर्क को मेंशन या मैनेज या मेजर करने के लिए उन्होंने क्या किया होगा, कोई मॉडल डेवलप किया होगा, उस मॉडल से ही क्या हुआ होगा, एक क्वेश्चनर बना होगा। सो आउटराइटली आप मॉडल बना नहीं पाओगे, आउटराइटली आप क्वेश्चनर नहीं बनाओ। आपको क्या करना चाहिए, यू शुड गो थ्रू दी पेपर्स, देखो कि कौन सा मॉडल किसने वर्क लाइफ बैलेंस मेजर करने के लिए बनाया है। जब आपके पास 5 या 6 मॉडल्स आ जाएंगे, उन 5-6 मॉडल से सबके अपने अपने स्पेशल या स्पेसिफिक क्वेश्चनर होंगे। फिर आप क्वेश्चनर्स के अक्रॉस घूम सकते हो कि 5-6 मॉडल पढ़ने के बाद यू विल आल्सो हैव सम क्लैरिटी कि ओके मुझे अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस पर्टिकुलर सेक्टर में वर्क लाइफ बैलेंस देखना है, से जनरेशन वाई में मुझे वर्क लाइफ बैलेंस देखना है या जनरेशन जेड में मुझे देखना है, तो जनरेशन वाई के लिए ये रिसर्चेस हैं, इनके ये मॉडल्स हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में शायद 6 मॉडल नए काम में आ जाए, इनमें से सिर्फ एक ही मॉडल ज्यादा एप्लीकेबल लग रहा है, इस मॉडल का क्वेश्चन है फिर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, एंड मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो यू शुड राइट टू दी ऑथर, यू विल डेफिनेटली गेट दी क्वेश्चन। एंड जब तुम्हें क्वेश्चनर मिल जाएगा, यू शुड देन ट्वीक इट इन अ वे दैट हेल्प्स एंड एंडोर्सेस योर स्टडी। एंड तुम ऑब्वियसली उनको क्योंकि कोड भी कर दोगे और उनसे एट्रीब्यूशन भी ले लिया है, तो तुम्हारे लिए वो सेफेस्ट साइड रहेगा। मॉडल जो बना चुके होते हैं ऑथर्स, आप उनको यूज डेफिनेटली कर सकते हो, बट देन प्रायर इट इज ऑलवेज गुड टू टेक प्रायर परमिशन एंड नथिंग लाइक इट, क्योंकि किसी का एक मॉडल है तो वो उनका अपना एक स्टडी या कंट्रीब्यूशन है, तो वी कैन नॉट डायरेक्टली लिफ्ट अ मॉडल यूज बाय समवन। इट्स ऑलवेज बेटर कि हम उस मॉडल को थोड़ा सा इंडियन कॉन्टेक्स्ट या थोड़ा सा अपनी स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में चेंज करें एंड साइड जरूर से ऑथर को करें, क्योंकि वो ऑथर का अपना प्रीवियस वर्क है एंड दैट नीड्स टू बी अपलोडेड इक्वली। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जो लास्ट स्टेप डिस्कशन एंड कंक्लूजन आपने बोला है, तो इसमें सर डिफरेंस है, थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर इसको। डिस्कशन जब हम कर रहे होते हैं तो उसको फाइंडिंग से रिलेट करते हैं। हमने फाइंडिंग में बताया कि 60% ने यस बोला, 40% ने नो बोला, ठीक है, वहां पे डिस्कशन एंड हो गया, सॉरी फाइंडिंग खत्म हो गई। फाइंडिंग पे हमने एक स्टेप और लिख दिया कि 60% ने यस बोला तो इस कारण बोला। डिस्कशन में हम क्या करते हैं, डिस्कशन में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि 60% ने यस बोला तो है और इस कारण बोला है, और उसको हम क्या करेंगे, हम रिलेट कर देंगे पुरानी स्टडी से जो कि हमने कहीं ना कहीं लिटरेचर रिव्यू में मेंशन की होगी। हम उसे जब कोरिलेट कर देंगे तो डिस्कशन वाला चैप्टर, डिस्कशन इज लाइक यू आर स्पीकिंग विद द ऑथर्स एंड टॉकिंग अबाउट योर स्टडी कि देखिए ये फाइंडिंग आ गई है, हम तो ये मेथड यूज कर रहे थे और पुराने क्योंकि रिसर्चर्स ने ये मॉडल यूज किया हुआ था, उनकी स्टडी से तो ये निकल रहा था, हमारी स्टडी से ये निकल रहा है और यहाँ से मेरी रिसर्च ऐसे जा रही है। ये हमें डिस्कशन में बताना चाहिए, ठीक है। डिस्कशन शुड नॉट एंड द चैप्टर एंड शुड नॉट कंक्लूड। कंक्लूजन इज अ सेपरेट डिमार्केटर फॉर अ रीजन कि कंक्लूजन में हम बताते हैं कि अच्छा मेरे पास 4 हाइपोथेसिस थे, इन हाइपोथेसिस से फाइनली मेरा एक लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव जो मेरे टॉपिक का था, जो ओवरऑल एक टॉपिक बनी थी, उससे ये इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है। एंड कंक्लूजन में हम ये भी बता देते हैं कि पॉलिसी रिसर्च वालों के लिए क्या जस्टिफिकेशन आता है, हमारी रिसर्च किस पर्टिकुलर लेवल तक यूज हो सकती है आगे, वो हम जरूर से फ्यूचर स्कोप भी वहीं पर ही इम्प्लीमेंट करेंगे। Discussion is more like talking about your findings. Conclusion is more about ensuring that okay, आपने इंट्रोडक्शन में ये बताया था ना, तो इंट्रोडक्शन से देखिए अब हम कंक्लूजन में बता रहे हैं कि जो मैंने एम एंड ऑब्जेक्टिव पहले बताया था, मेथोडोलॉजी बताया था, गैप बताया था, वो गैप मेरी स्टडी से फुलफिल हो चुका है, फुल स्टॉप।
सो व्हाट इज हैपनिंग इज फाइंडिंग और डिस्कशन वाले चैप्टर को आपने रिलेट किया लिटरेचर रिव्यू से, कंक्लूजन वाले चैप्टर को आपने रिलेट किया इसके से इंट्रोडक्शन से, एंड दैट इज हाउ पूरा पूरा चलता है। अगर आप देखो तो सीक्वेंसिंग ऐसे ही है। मेथड को आपने डेटा एनालिसिस से इंक्लूड किया क्योंकि वहीं 2 चैप्टर्स आपके उससे हैं, फिर आपका फाइंडिंग्स और डिस्कशन को आपने लिटरेचर रिव्यू से किया, एंड कंक्लूजन वाले को आपने इंट्रोडक्शन से किया। आपका पेपर का पूरा पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। This is why structuring your thesis becomes very important. I'm talking thesis time and again, but then the same concept also gets applicable for your research paper also. So when you're intending to write a research paper, make sure कि ये circle ही follow हो, और ये circle follow होता है I mean more than half of your work is done अगर आपने ऐसे ही relate करने की कोशिश की। Nothing like it, एक बार करके देखना। मुझे लगता है मैक्सिमम पेपर्स में ये प्रॉब्लम आती है, कंक्लूजन आप इंट्रोडक्शन से रिलेट नहीं कर पाते हो और डिस्कशन वाला चैप्टर आप लिटरेचर रिव्यू से नहीं रिलेट कर पाते हो। आप रिलेट करके देखो आराम से रिव्यूअर जो है फर्स्ट गो में काफ़ी इश्यूज आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मे बी रिव्यू आएगा लेकिन लेसर चांसेस होंगे कि वो रिजेक्ट होगा। थैंक यू सर। ओके, एनीवन एल्स विद एनी अदर क्वेश्चन? हेलो सर। यस हेलो यस सर, कोई ऐसा ट्यूटोरियल आप बता सकते हैं जो सर SPSS पूरा जो है वेरी बिगनिंग से उसको लर्न किया जा सके पूरा? कैसे उसका यूटिलाइजेशन करेंगे? SPSS को लर्न करने से see SPSS is only a tool. यूटिलाइजेशन करने से मतलब अगर आपको सारी नॉलेज है कि कैसे मुझे सारे चैप्टर्स हैं या क्या टी टेस्ट है या क्या स्टूडेंट टी टेस्ट है या chi स्क्वायर क्या होता है, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आपको अगर सारे पता हैं तो आपको SPSS समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 दिन लगेगा। आई एम ओनली गिविंग यू एन एग्जांपल। You have to understand SPSS is only a software. What you require is to understand कि T test कैसे लगेगा, and what you require is कि chi square कैसे लगेगा, पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक क्या होते हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब क्या होते हैं, ये जानना जरूरी है। क्योंकि SPSS क्या है कि एक बार आपने एक सॉफ्टवेयर खोला तो आपको बस, क्योंकि वो मेन्यू ड्रिवन है, मेन्यू ड्रिवन में क्लियरली बस क्लिक करने की जरूरत होती है, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आप जैसा भी डेटा लो, क्योंकि वो न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, वो डेटा का कुछ ना कुछ एनालिसिस, कुछ ना कुछ फाइंडिंग निकाल के दे देगा। बट इट्स नॉट वर्थ इट टू स्टार्ट विद SPSS. इट्स ऑलवेज वर्थ इट टू स्टार्ट विद व्हाट, स्टार्ट विद व्हाट टूल्स आर एप्लीकेबल, कौन से टेस्ट लगाना है, डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने कल भी बात की थी कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए कि नॉर्मल है, पॉइजन है, कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, डेटा का सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट करना सीखो। हालांकि क्योंकि यू आज की SPSS कैसे सीखा जाए तो काफ़ी वेबसाइट्स हैं, एक layered.statistics करके है, आई विल ऑल्सो टाइप इन layered statistics करके है, that's also a good enough channel to understand. इनका वेब पेज भी है और आप इस पे भी सीख सकते हो लेयर्ड स्टैटिस्टिक्स। इसमें बहुत आराम से SPSS के साथ उन्होंने हर एक स्टैटिस्टिकल टूल को मेंशन कर रखा है। मैंने इसी से ही ज़्यादातर चीज़ें कोड की थी अपनी थीसिस में, लेयर्ड स्टैटिस्टिक्स से, एंड इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड। उन्होंने हर टूल को SPSS से रिलेट करके ही बताया है। काफ़ी बुक्स भी हैं, I do not remember the names, so I'll definitely school it to you. जो आप ये सॉफ्टवेयर बता रहे हैं लीड स्टैटिस्टिक्स, ये पेड वर्जन है या फिर अनपेड है? लेयर्ड स्टैटिस्टिक्स सॉफ्टवेयर नहीं है, लेयर्ड स्टैटिस्टिक्स आपका वेबसाइट है, ट्यूटोरियल वेबसाइट और वो वेबसाइट पे आपको मतलब ये पेड फॉर्म में सर? नहीं, ये पेड फॉर्म में नहीं है, पेड की जरूरत नहीं है, otherwise you can always surf it on YouTube. I really don't believe in having a paid software or anything. Paid website भी नहीं, आपको सारा content YouTube पे काफी researchers का मिल जाएगा। There's a book also, and वो book आपको बता दूंगा। उस book में क्या है कि statistics भी दिया हुआ है और statistics के बाद उन्होंने SPSS के cases भी दे रखे हैं। तो आपने जैसे क्वेश्चनर किया है तो क्वेश्चनर को आप डायरेक्टली SPSS से
में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो उनके केसेस को यूज़ करके। मैं वो शेयर कर दूंगा वो बुक, आई एम रिमेम्बरिंग वो कौन सी बुक थी। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ऑन टू द सेकंड सेगमेंट। जब लिखने की बात आती है तो ऑब्वियसली बात आएगी कि स्ट्रक्चर कैसे करना है, तो हमेशा हमें एक नोटबुक की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे हम कंसेप्ट मैपिंग कर लें। Concept mapping, only to give you my experience, I created the entire concept map before my synopsis presentation. And concept mapping का मतलब ये है कि आपको पता हो जाना चाहिए कि रिसर्च गैप क्या है, ठीक है, एंड किस एरिया पे आप काम कर रहे हो, और अपनी सारी आइडियाज़ को आप एक लॉजिकल फ्रेमवर्क और एक लॉजिकल क्लैरिटी दे देते हो कि यही ढांचा है मेरे थीसिस का, और ये आपको सिनॉप्सिस से पहले आ जाना चाहिए। इट शुडेंट बी कि सिनॉप्सिस हमने प्रेजेंट कर दी, हमने कुछ भी बता दिया और हमें रिसर्च गैप की क्लैरिटी नहीं है। जिस दिन रिसर्च गैप समझ में आ जाता है उस दिन आपके पीएचडी का 90% काम हो चुका है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपको रिसर्च गैप एकदम क्लियर है कि यही है रिसर्च गैप, आप फाइनल वाइवा के दिन भी उसको जस्टिफाई कर ले जाएंगे। और अगर आपने 4 साल सिर्फ थीसिस लिखने में लगा दिया, आपने काफ़ी अच्छा लिख लिया, लेकिन आपको यही नहीं क्लियर है कि क्या रिसर्च गैप मेरी स्टडी में था भी या नहीं थी, या सिर्फ मैंने एक रिसर्च प्रोसेस फॉलो करते हुए एक नॉर्मल टॉपिक उठा के रिसर्च प्रेजेंट कर दिए, तो वाइवा के दिन में भी पूछा जाएगा कि आपकी रिसर्च गैप आपका है क्या, हाउ आर यू गोइंग टू जस्टिफाई, एंड इज योर टॉपिक वर्थवाइल डूइंग अ पीएचडी। ये चीज़ 4 साल के बाद है, इससे पहले ही हमें क्या करना चाहिए, कंसेप्ट मैपिंग कर लेनी चाहिए। जितना ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म शुरू के पहले 6 महीने में हो गए, उसका जो फ्रूट है वो आपको 3 साल के बाद मिलेगा। देयर कैन नॉट बी ब्रेनस्टॉर्मिंग पोस्ट अ ईयर, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड बी ऑलवेज लाइक 30% ऑफ योर वर्क डन, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि 4 इयर्स का मैक्सिमम गैप है, तो हम मान के चलते हैं कि पहले साल में कुछ काम कर लें। लिखने वाला काम भले लास्ट मोमेंट पे लोग करते हैं, इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू स्टार्ट राइटिंग, इट इज योर राइटिंग योर 2 रिसर्च पेपर्स एनीवे। Then next is write as you go. Just a minute, I'm coming. Okay. See, it takes time and effort to write a thesis. तो मैंने जैसे बताया था कि आप सबसे पहले क्या करें, आप टाइम पे स्टार्ट कर दीजिए लिखना, और धीरे धीरे उसको रिफाइन करते रहिए। जितनी जल्दी आप रिफाइन करेंगे उतना अच्छा। एंड सबसे, आई थिंक मेरे ख्याल से सबको ये पता होगा कि व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, जब आप किसी रिसर्चर को अपने यहाँ कोट करते रहते हैं अपने पेपर में, तो धीरे धीरे हमें अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की ज़्यादा होती है, एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू फोकस ऑन योर आइडियाज। एंड जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको क्या पता चलेगा, गैप पता चलेगा अपने रीजनिंग में, एंड जितने गैप पता चलेंगे उसी गैप से हमको ये पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब थीसिस को फाइन ट्यून करना है। से सपोज मैंने थीसिस तो लिख लिया है, मुझे ये याद रखना है कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, मैं अपने लिए थीसिस नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ओनली। आई हैव टू इंश्योर दैट द एग्जामिनर हु इज गोइंग टू रीड is looking for a few things. First is a coherent, well-written argument. हम कोई चीज लिख रहे हैं तो उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं, हमारे काम में कॉन्फिडेंस दिख जाना चाहिए, हमारे काम में ओरिजिनलिटी दिख जानी चाहिए, थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग दिख जानी चाहिए, एंड लॉजिकल रीजनेबल लिंक दिख जानी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर लिटरेचर रिव्यू है, लिटरेचर रिव्यू में 5 अच्छे ऑथर्स हैं, तो हम ऑथर्स के बीच में रिलेट कर पाए कि मेरा जो लिंक है उस पर्टिकुलर लिंक से ही आगे बढ़ता आया है। कहीं कहीं पे हम ये भी बताते हैं कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को भी हम ज़रूर से कोट करते हैं। अगर हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को कोट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ओके सो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एडवर्टाइजिंग ऐसे हो रही थी, लेकिन अगर डिजिटल से होता तो शायद ज़्यादा अच्छा हो जाता, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस आप ऐसे नहीं कोट करते, आप पर्सनल एक्सपीरियंस को किसी एविडेंस से ही सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे एविडेंस बताएंगे? एविडेंस हम बता सकते हैं कि आई वॉज रनिंग एन एडवर्टाइजिंग फॉर्म बट आई रियलाइज कि
ऑफलाइन मेथड से कुछ काम नहीं हो रहा है, ऑनलाइन मेथड से ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये पॉसिबल होगा कि जब हम एविडेंस बता दें। भले रिसर्चर्स की अपनी एक ओरिजिनलिटी होती है, भले रिसर्चर्स अपने कंटेंट को या अपने काम को सेग्रीगेट करते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप अपने रिसर्च में क्या करें, वो एक काम ज़रूर से करें कि कैसे वो इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे आइडियाज़ को लिंक करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर करते हैं आर्ग्यूमेंट्स को, कैसे इंडिकेट करते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को, या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। जितने रिसर्चर्स से आप पूछेंगे उतने आपको क्लैरिटी मिलेगी। जिनकी थीसिस सबमिट हो गई है, जो थीसिस आपके से लिख रहे हैं, जो ऑलरेडी सीनियर्स हैं, you can ask your supervisors, advisors, and you will get a lot more of window opening to you. It will just open your eyes to the something, to the best practices which other researchers are following, and उनके आप जब workshop भी करेंगे या conferences भी करेंगे, you will get to network with a lot more researchers across universities, and that is how you will get an idea as to what should be done in order to write a good quality research paper or thesis. तो जितना हम लोगों से मिलेंगे, जितनी नेटवर्किंग करेंगे, उतनी ही जल्दी समझ में आएगा कि रिसर्च पेपर में और क्या किया जा सकता है। जैसे when I meet people, then I get to know कि okay, these are the journals in Emerald जिसमें publication time is lesser as compared to any other Scopus Index journal। या मैं जब इनसे मिलता हूँ तो मुझे पता चलता है कि थीसिस में आपको पहले इंट्रोडक्शन नहीं, लास्ट में इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। So these are certain points which you will only get while networking, so you should always try to interact with a lot more researchers, and काफ़ी रिसर्च ब्लॉग्स हैं, आप रिसर्च ब्लॉग्स में सब्सक्राइब हो जाइए, एंड जितने रिसर्च ब्लॉग्स में सब्सक्राइब होंगे उनके न्यूज़लेटर्स आप रिसीव करते हो, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ SPSS ही नहीं है, और भी काफ़ी टूल्स हैं। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, वरना MS Excel से भी काम चल सकता है। जब हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं तो हम लास्ट में देखते हैं कि लॉजिकल फ्लो क्या है, क्लैरिटी है कि नहीं है। हम एक आउटलाइन बना लेते हैं कि हमने प्लान कहाँ से किया था, हमने आइडियाज़ की स्ट्रक्चरिंग क्या की थी। अब हम उनका सीक्वेंस बनाते हैं और फ्लो चार्टिंग कर लेते हैं। फ्लो चार्टिंग का मतलब है राइट फ्रॉम इंट्रोडक्शन अप टिल योर कंक्लूजन। मैंने उसको पूरा ही टेबल ऑफ कंटेंट में बना के रख दिया है कि ऐसे ही मुझे अपने क्या करना है, मुझे अपना फ्लो रखना है, एंड ऐसे ही मुझे आइडियाज़ को प्रेजेंट भी करना है, चाहे मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं या रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात करूं। आपका कंटेंट की क्लैरिटी विद इन फर्स्ट ईयर में आ जानी चाहिए कि आप क्या फ्लो करने वाले हो। देयर इज नो वे दैट एट द एंड ऑफ 3.5 years यू आर स्टिल लुकिंग कि अब लिटरेचर रिव्यू में मुझे क्या डालना है। नहीं, इट शुड बिगिन एट द एंड ऑफ से 6 months ओनली कि आप एग्जैक्टली क्या प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो। फीडबैक लेना ज़रूरी है। मे बी यू कैन आस्क योर सुपरवाइजर्स, मे बी यू मे आस्क योर फ्रेंड्स, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट टू नो कि आपका उस फीडबैक से क्या आर्ग्यूमेंट बहुत ही सपोर्टिव है कि नहीं है, कि आपका जो डेटा आपने डाला है काफ़ी पुराना तो नहीं है। दे मे बी अ रीज़न फॉर अ रीज़न कि मे बी आप 2021 में आप कोई डेटा यूज़ किए हैं और 2022 में वो डेटा ऑलरेडी रिडंडेंट हो चुका है। आपकी एनालिसिस अपडेट होना इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाती है। देयर हैव बीन केसेस वेयर द एडवाइजर्स विल आस्क यू टू अपडेट डेटा इवन इन द लास्ट मंथ ऑफ योर प्री-PhD और इन बिफोर दैट। आपको डेटा अपडेट करना ही पड़ेगा। अगर आपने बहुत पुराना डेटा लिया है तो आपकी थीसिस रिडंडेंट है। एंड मैंने पहले सेशंस में भी बोला था कि आपकी थीसिस की मार्केटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 साल के बाद भी क्या आपकी थीसिस में लोगों का इंटरेस्ट रहेगा? अगर लोगों का इंटरेस्ट है तो योर थीसिस इज वेरी वैलिड, वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ मोर देन हाफ अ चांस टू गेट एक्सेप्टेड, एंड इट विल बी ब्रीज अगर आपकी थीसिस कोई ऐसी टॉपिक पर है जो कि मार्केटेबल भी हो एंड जिसके बारे में रिसर्च थोड़ी सी कम हुई हो। डू नॉट सेलेक्ट अ क्लीशेड कंटेंट और अ क्लीशेड टॉपिक, क्योंकि उस पर कंटेंट तो बहुत आराम से मिल जाएगा, लेकिन what is the novelty in your thesis, वो सबसे बड़ा सवाल लास्ट में उठता रहेगा, including a viva. Then it is to proofread your thesis. Proofreading हमेशा प्रिंट करके ही करनी चाहिए। अगर आप स्क्रीन पे पढ़ के उसको प्रूफरीड करने तो चांसेस हैं कि आप शायद बहुत सारे एरर्स मिस कर देंगे। तो यू गेट इट प्रिंटेड एंड देन
डू इट। तो इट्स ऑलवेज गुड, जितने रिसर्चर्स होते हैं रिसर्चर्स को यूजुअली बोल दिया जाता है कि एक प्रिंटर हमेशा से आप रख लें। प्रिंटर इसका नहीं, क्योंकि जब आप लिटरेचर भी पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर्स भी पढ़ेंगे, तो रिसर्च पेपर इज़ नॉट ईजी टू रीड ऑन योर स्क्रीन, और पूरा टाइम स्क्रीन पे पढ़ेंगे तो कब अंडरलाइन करेंगे और कब हम उसको एब्स्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव हार्ड कॉपी, एंड हार्ड कॉपी के लिए सबसे बढ़िया है कि आप प्रिंटर एक रखें। तो प्रिंटर से प्रिंट किया, उसको पढ़ा, उसको अंडरलाइन किया, अंडरलाइन करने के बाद एक जगह फाइल कर लिया, और मैंने उसका एब्स्ट्रैक्ट एज इट इज वर्ड पे टाइप कर दिया, रीराइट करके, और उस ऑथर को मैंने साइड भी कर दिया, तो मेरा काम उसी समय से चलते रहेगा। So that's it from my end. Questions are invited. So this is all about end of a thesis. Structuring of thesis important है, और ये बहुत important for a reason कि बाद में स्ट्रक्चरिंग कर नहीं पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको क्लैरिटी है कि मुझे स्ट्रक्चर यही रखना है, यू नो द रोड वेयर यू वांट टू रीच, एंड यू नो कि आपके पास कौन से रास्ते से आपको जाना है और किस रास्ते से मुझे सबसे जल्दी पहुंचना है, तो वो रास्ता आपको पहले से ही पता होना चाहिए। आप रास्ता ढूंढते हुए नहीं पहुंचते हो, आपको रास्ता पहले से ही पता होगा, तभी क्लैरिटी के साथ आप वहां तक पहुंचोगे। When you know your destination is one place, your source is very clear, you should understand what routes are possible and which route is the best possible route, right? Clarity important है। कुछ भी लिखेंगे तो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे कि एग्जामिनर जो है वो बैठे हैं रिजेक्ट करने के लिए। दिस इज वन important point. Please understand your examiner is not sitting for approving your thesis, your examiner is sitting for rejecting your thesis। जिस दिन वो दिमाग में आ जाएगा आप बहुत अच्छा लिखेंगे। आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, you cannot take the thesis for granted, क्योंकि ये आपका कंटेंट हमेशा से जिंदगी भर रहेगा। तो आप उतना अच्छा लिखे कि एग्जामिनर बिल्कुल फर्स्ट गो में हाँ ही करे, और वो फर्स्ट गो में हाँ उस समय करेगा जब हम मान के चलेंगे एग्जामिनर हर चीज पढ़ेगा, टेकन इक्वली सीरियसली, तो ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट अच्छा जाएगा। सर आई हैव वन क्वेश्चन। जो आपने फिफ्थ स्लाइड दी थी उसमें लिखा था क्लैरिटी द आउटलाइन, सर वो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है सर। वो वहाँ पे क्लैरिटी वाली क्या मतलब बात हो जाती है, क्योंकि जो रिसर्च होते हैं उसमें समरी में तो हम क्लैरिटी देते ही है ना कि हमारी ये फाइंडिंग इसके बिहाफ पे वर्क हो रहा है। सर वो थोड़ा सा प्लीज एक बार फिर से मतलब आप शो कर दीजिए पीपीटी में। वो सर मैं पढ़ रही थी स्लाइड चली थी। क्लैरिटी एंड आउटलाइन जस्ट मैं अभी शेयर कर देता हूँ। Right, this one was it, isn't it? Check for logic and clarity. Okay, sir. बेसिकली इसमें हम लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कि जितने भी आइडियाज हैं आप उसको पहले तो सीक्वेंस कर लेंगे। मैंने बताया ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है मतलब जब लोगों से मिल रहे हैं और हम नीचे लेवल ऑफ प्लानिंग कर रहे हैं, जब नीचे लेवल ऑफ प्लानिंग करते हैं आइडिया चलता होते हैं। जब आइडिया सारे हो गए तो उसका लॉजिक फ्लो पता होने चाहिए, हमें क्लैरिटी आनी चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस भी निकालना चाह रहे हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस होती है जनरेशन एक्स एम्प्लॉय की, जनरेशन वाई की, जनरेशन जेड की। फिर जाकर हम जनरेशन वाई की निकालना चाहते हैं तो कौन से सेक्टर में निकालना चाहते हैं, क्या हम आईटी सेक्टर में निकालना चाहते हैं एम्प्लॉयज़ की, या हम एफएमसीजी सेक्टर में निकालना है। अगर हम आईटी सेक्टर में निकालना चाहते हैं तो हम किस जगह निकालना चाहते हैं, गुड़गांव में निकालना चाहते हैं, दिल्ली नोएडा में निकालना चाहते हैं, या लखनऊ में निकालना चाहते हैं, या कानपुर में निकालना चाहते हैं। जब हम लखनऊ में डिसाइड कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि अच्छा इन आईटी सेक्टर की जनरेशन वाई में ही निकालना है, तो फिर मैं ये भी ढूंढूंगा कि यहाँ पे कितनी कंपनीज है। मे भी हो सकता है हमारे पास 500 कंपनीज हो, तो मैं 500 कंपनीज से तो नहीं लूंगा डेटा। मुझे क्या करना होगा, उसमें भी क्लियरिटी लानी होगी कि ओके मैं सिर्फ 100 ही लोगों का लूंगा, 100 ही कंपनीज का लूंगा, वो टॉप 100 कंपनीज होंगी ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर वहां से मैं बेसिकली रिलेट करूंगा। तो आइडियाज धीरे धीरे जैसे आते हैं कि अच्छा चलो जनरेशन वाई करते हैं, जनरेशन जेड इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरेशन वाई की बहुत बातें होती हैं, इसी बारी करते हैं। तो जनरेशन जेड को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, जनरेशन एक्स को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, वो भी चीज़ वहाँ पे आना चाहिए। जितने सवाल उठेंगे वो शुरू के साल में उठ जाने चाहिए। The number of questions you are asking
will only help you to filter out your topic and to filter out clarity with reference to what you want to do. आपका एंड प्रोडक्ट जितना फिल्टर होगा उतना अच्छा होगा, और फिल्टर उसी समय होगा जितने सवाल आप पूछोगे। आप सवाल अगर नहीं पूछते तो आपका जो इनिशियल लेवल ऑफ टॉपिक है वही आपका फाइनल टॉपिक हो जाता है, और अगर आपका टॉपिक छनते हुए बनता है तो बहुत ही अच्छा बनता है। ये चीज़ हमेशा से याद रखना, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क इज ओनली गोइंग टू हेल्प getting your thesis or getting your research topic more precise. आपका जो टॉपिक होना चाहिए it should be as precise as the nib of a pen, और वो उसी समय होगा जब हम अपने आप से इतने सवाल पूछ लें। हर चीज़ हम वर्क लाइफ बैलेंस भी क्यों कर रहे हैं, हम वर्क लाइफ बैलेंस के अलावा भी तो एचआर में इतने सारे टॉपिक हो सकते हैं, एचआर एनालिटिक्स पे भी कर सकते हैं। अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या वर्क लाइफ बैलेंस पे कोई ऐसी रिपोर्ट आई है पोस्ट कोविड जिसमें बिल्कुल ही बताया गया कि वर्क लाइफ बैलेंस का सबसे बड़ा इशू है? क्या वो टॉप 10 सर्च बाइट्स में है गूगल पे? जब वर्क लाइफ बैलेंस टाइप करते हैं तो क्या वो टॉप 10 सर्च उसमें आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि आप अपने टॉपिक को जस्टिफाई कर पाओ। क्या 5 साल के बाद वो रिलेवेंट है, मार्केटेबल है, 10 साल के बाद मार्केटेबल है, रिलेवेंट है? ये सवाल का जवाब अगर आपको मिल गया तो आपका काम काफ़ी आसान होगा। So whether it is work-life balance, whether it is finance, whether it is economics or any part of your science, arts, social science, whatever, आपको पता होना चाहिए कि उसकी मार्केटेबिलिटी आपके सवालों से ही क्लैरिटी आएगी और उसी से ही बनेगी। Otherwise, it becomes very difficult to select and fine tune the topic at the last stages. Topic modification is fine. मुकेश सर, हमको अपनी थीसिस का टेंसेस का फॉर्म क्या रखना चाहिए? सी नॉर्मली कोई भी रिपोर्ट होती है तो थर्ड पर्सन से लिखी जाती है, ठीक है? तो थर्ड पर्सन फॉर्मेट यूज होता है, हम नरेटिव लिखते हैं। नरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग इज कि वी टॉक इन अ मैनर कि वो पास्ट में चलते आ रहा है और करंट सिचुएशन ये और आगे जाके ऐसा होता आ रहा है। तो वी यूजुअली डू नॉट से आई सिलेक्टेड, हम लोग लिखते हैं द सैंपल वाज टेकन एज दिस। I ये नहीं लिखते हैं कि I selected 300 as a sample size, लिखते हैं the sample was taken as 300. So it is always written in third person. इसके अलावा और कौन सा सवाल है? Any questions from your end? किसी के भी? यश, what was my research area? My research area was financial literacy, and it was more of a macroeconomic topic. Good afternoon, sir. Yes, Karishma, go ahead. Sir, right now we are in the initial stage, and actually I'm facing lots of problem regarding my topic, and after that how to work on it and so on. So sir, can I talk to you later on when I will something like when I will work on my topic and the Yes, whatever else problem definitely. will come in future? बिल्कुल, you may Okay. ask whatever queries are there. I might take some time to respond. Like कल मेरे पास दोनों के सवाल आए थे. I usually require a day to revert back. But yes, देखो जितने सवाल पूछ सकते हो, और जरूरी नहीं कि आप सिर्फ मेरे से ही पूछो, लोग बने हैं उनसे पूछो. जी sir. Okay sir. Thank you sir. From me, that's not an issue. और कोई सवाल? Done from your end?